Good morning, students. How are you? I hope you are fine at home. बेटा, तो आज हम हिंदी क्लास में इस्तीफ़ा कहानी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से आप क्या पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत में, तो जो अंग्रेज अफसर थे वो भारतीयों पर किस प्रकार अत्याचार करते थे, ठीक है। और जब अत्याचार बहुत बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति का स्वाभिमान जागता है, तो फिर वो क्या करता है, ये सब कुछ आप इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखो, ये कहानी गुलाम भारत के एक ऐसे साहसी व्यक्ति की कहानी है जो अपने बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए अपने अंग्रेज मालिक की सारी ज्यादतियाँ सहन करता था। यानी कि जो अफसर था अंग्रेज, वो बहुत अत्याचार करता था, और जो कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति था वो सब कुछ सहन करता था। क्यों? क्योंकि उसका परिवार बहुत बड़ा था और उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना था। लेकिन जब अत्याचार बढ़ जाते हैं, मगर एक दिन देखो क्या होता है। एक दिन कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, परंतु फतेहचंद के विषय में ये बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? फतेहचंद। अब फतेहचंद का नाम तो आपका अर्थ समझते ही हो नाम का, कि फतेह जो हर चीज़ को जीत ले। लेकिन वो व्यक्ति यथार्थ क्या होता है? वास्तविक, अपने नाम के अपोजिट था, ठीक है। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो यह गलत ना होगा। क्यों उन्हें हारचंद कहते थे? क्योंकि वो अत्याचारों से इतने दबे हुए थे कि वो जीवन में कोई भी सफलता ना प्राप्त कर सके। दफ्तर में हार, घर में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही थी। देखो, दफ्तर में हार क्या होती है कि छोटे छोटे काम के लिए अफसर उन्हें डांटते, फटकारते, अत्याचार करते, जिससे वो व्यक्ति निराश हो जाता। और वही जो दफ्तर की निराशा थी उसे घर लेके आता, तो घर में भी काम अच्छी तरह नहीं कर पाते, तो उसे लगता था कि उसका जीवन बेकार है। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं, इनके वो शरीर से भी तंदुरुस्त नहीं थे। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो। अब आप इनका व्यक्तित्व देखोगे, जो बाहरी रेखा चित्र है उनका पहनावा कैसा है, कि वो कितने साल के हैं बेटा। साथ के साथ आपने एक नंबर वाले क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। तो वो कितने साल के थे? 32 साल के थे। बाल कैसे हो चुके थे? खिचड़ी हो चुके थे, ठीक है। आँखों में ज्योति नहीं, यानी कि उनकी आंखें भी कमज़ोर थीं। हाजमा चौपट, जो कुछ भी खाते थे वो हजम नहीं होता था। चेहरा पीला, अब हजम नहीं होता था तो उस खाने से खून नहीं बन पाता था, जिससे उनका चेहरा पीला था। गाल पिचके हुए और कमर झुकी हुई। न दिल में हिम्मत, न कलेजे में ताकत, क्योंकि ना तो वो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त थे, न मानसिक रूप से। मानसिक रूप से वो अत्याचारों से बहुत दबे हुए थे। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते, ठीक है। ये उनकी दिनचर्या थी, सुबह 9 बजे दफ्तर जाना और शाम को 6 बजे घर वापस आ जाना। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी, क्योंकि वो सारा दिन उनका समय ऑफिस के कामों में ही बीतता था। उनकी दुनिया एवं लोक परलोक जो कुछ था दफ्तर था, ठीक है। वे नौकरों की खैर मनाते और ज़िंदगी के दिन पूरे करते, यानी कि इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। अब जाड़े के दिन थे, तो एक बार सर्दी के मौसम आया, तो सर्दी के दिन थे। आकाश में कुछ कुछ बादल छाए हुए थे, ठीक है। आज फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। अब देखो, सर्दियों में जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। वैसे तो उनका 5 बजे घर लौटने का था, तो आज देर से आते हैं तो इतने में ही अंधेरा हो जाता है। चिराग जल गए का मतलब लाइटें जल जाती हैं। दफ्तर से आकर वह प्रतिदिन की तरह चारपाई पर चुपचाप लेटे ही थे कि बाहर से किसी ने पुकारा। अभी आए ही थे दफ्तर से, और आते ही उनका क्या था कि थके हारे कुछ देर के लिए आराम करते थे, तो चारपाई पर लेटे थे। इतने में ही कोई आता है और उनको बुलाता है। उनकी छोटी लड़की ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कि
दफ्तर का चपरासी है। ठीक है, तो जब वो घर पहुंचे ही थे तो इतने में कौन आ गया? दफ्तर का चपरासी। फतेहचंद की पत्नी शारदा बोली। अब एक और प्रश्न आपका कि फतेहचंद की पत्नी का क्या नाम था? शारदा। ठीक है, बोली कि क्या काम है? उन्होंने चपरासी से पूछा भी क्या काम है? तो अभी दफ्तर से आए ही हैं और बुलावा भी आ गया। चपरासी ने कहा कि कोई बड़ा ज़रूरी काम है, साहब ने बुलाया है। ठीक है, फतेहचंद की खामोशी टूट गई, यानी कि वो जो चुपचाप लेटे थे इतने में वो बोल पड़ते। तो उन्होंने सिर उठाकर पूछा भी क्या बात है, भी क्यों बुलाया गया है? अभी आकर ही तो बैठे थे वे। अब उन दोनों के बीच में उनकी पत्नी क्या जवाब देती है? कुछ नहीं, दफ्तर का चपरासी है। तो फतेहचंद ने सहम कर कहा, यानी कि वो डर गया भी, लो भाई अब फिर दफ्तर का काम आ गया कि दफ्तर का चपरासी। शारदा हाँ कहता है, साहब बुला रहे हैं, कहकर पत्नी एक प्लेट में थोड़ी सी दाल मोठ और सेव ले आई। भी जैसे ही हम देखते हैं ना कि घर पर कोई मेहमान आता है या कोई आता है तो उसे चाय पानी पिलाते हैं, तो वो भी उनके लिए लेके आती है। फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दाल मोठ की 2-3 फाकियाँ लगाई, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। यानी कि फतेहचंद ने भी अपना जो शाम का हल्का फुल्का भोजन किया। ठीक है, तो चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब डांट पड़ेगी। क्योंकि देखो, एक तो चपरासी लेट पहुंचा धीरे धीरे, ऊपर से पूछने में, सबके प्रश्नों के उत्तर देने में उन्हें समय लग गया। फिर उसके बाद फतेहचंद ने कुछ खाया, तो इससे चपरासी कहता है कि ना अब डांट मिलेगी, बहुत देर कर दी है आपने। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की ही तरह, चाहे साहब डांट लगाए या फिर दांत दिखाएं। ठीक है, अब वो कहता है कि हम इंसान हैं तो इंसानों की तरह ही चलेंगे, हमसे दौड़ा नहीं जाता, तुम जाओ मैं आता हूँ। तो उन्होंने चपरासी को बोल दिया, क्योंकि आपने देखा था कि उनका शरीर कैसा था, कमर झुकी हुई थी, पतले से थे, तो वो फुर्ती से काम नहीं कर पाते थे। तो चपरासी उनसे पहले चला जाता है। कहकर वे सड़क के किनारे पटड़ी पर बैठ गए, क्योंकि पहले ही थके हुए थे और तेज तेज चलने से और थक गए। कमजोरी से शरीर कांप रहा था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुँचे। ठीक है, इसी तरह थके मांदे पहुँचते हैं आराम करते करते। और उस समय बंगले में टहल रहे थे साहब जी, टहलने में से घूम रहे थे अपने ही बंगले में। चपरासी को देखते ही आंख निकालकर बोले, इतनी देर कहाँ हो गई? तो चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हजूर जब वे आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भी मैं तो तभी आऊँगा ना कि जब साहब आएंगे, कि जिसको बुलाने के लिए भेजा था। और बोले कि मैं तो दौड़ कर आ गया हूँ। तो इतने में फतेहचंद भी वहाँ आ पहुँचे। साहब को सिर झुकाकर सलाम किया, जैसे कि भारती करते थे। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने सहम कर कहा, देखो उनकी बुलंद आवाज़ से डर गया फतेहचंद। तो वो डर कर क्या कहता है सहम कर, हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। कि अभी तो गया ही था। ज्यों ही चपरासी ने आवाज़ दी, पुनः हाजिर हुआ कि जैसे ही मुझे पता चला चपरासी ने बताया तो मैं दोबारा आ गया। साहब कहते चुप रहो, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। अब देखो, इतनी सी बात पे इतने बड़े व्यक्ति को सबके सामने, एक छोटे से चपरासी के सामने सज़ा दे रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो फतेहचंद कहता है कि जब मैंने कोई कसूर किया ही नहीं साहब, चपरासी इसका कान पकड़ो। और चपरासी को ऑर्डर देते हैं। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर वे भी मेरे साहब हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ सकता हूँ? अब चपरासी के लिए तो फतेहचंद भी साहब था। तो साहब ने जब एक बार तो चपरासी ने जवाब दिया कि वो मेरे भी साहब हैं। तो अब साहब को अपने सामने उल्टा बोलना बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, तो क्रोध को बर्दाश्त ना कर सके तो साहब क्या करते हैं कि हंटर लेकर दौड़े। अब देखो, इतनी सी बात पे इतने बड़े व्यक्ति की पिटाई करना तो ये अत्याचार ही तो है। अभी तक चुपचाप खड़ा चपरासी वहाँ से भाग खड़ा हुआ कि चपरासी ने जब देखा कि हंटर लेकर आए वो तो भाग जाता है। फतेहचंद अभी भी चुपचाप खड़े थे। चपरासी को न पाकर साहब उनके पास
आए और उनके दोनों कान पकड़कर हिलाता हुआ बोला कि तुम गुस्ताखी करता है। यानी कि उनके जैसे कि बच्चे के कान पकड़ के डांटते हैं ना, ऐसे ही उस अंग्रेज अफसर ने फतेह चंद के डांट लगाई कान पकड़ कर। ठीक है, फतेह चंद ने कान सहलाते हुए कहा, हाँ, जाकर ऑफिस से फाइल लाने के लिए कहा उन्हें। तो कहता है कि कौन सी फाइल? बोला तुम बहरा है, सुनता नहीं, हम फाइल मांगता है। साहब बोला देखो ये तो नाजायज़ बात हुई ना कि फ़ाइल का नाम भी नहीं बता रहे, बस उन्हें अपमानित करने का बहाना चाहिए था उन्हें। तो उससे पूछते कि हमने फ़ाइल मांगी तो फ़ाइल लाओ। फिर फतेह चंद ने कहा कि साहब कहते हैं कि वही फ़ाइल जो हम मांगता है वही फ़ाइल लाओ, अभी लाओ। तो फतेह चंद ने कहा हजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता, कि मैं भाग कर नहीं जा सकता। साहब ने कहा ओह तुम बहुत सुस्त हो गया है, मीन्स तुम बहुत आलसी हो गए हैं, हम तुम्हें दौड़ना सिखाएगा, दौड़ो। पीछे से धक्का देकर, यानी कि उसे धक्का देते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि तुम अब भी नहीं दौड़ेगा, धक्का देकर कहते हैं अभी। ये कहते हुए साहब हंटर दिखाने लगे। तो फतेह चंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे, बेतहाशा भागे। अब देखो मार के आगे तो सब कोई डरता है, ठीक है, बेशक वो दफ्तर के बाबू थे, लेकिन साहब के हाथ में हंटर देखकर वो डर जाते हैं। और बेतहाशा होता है कि बिना सोचे समझे बहुत तेज़ होशबाज खो के भागते हैं और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाते हैं। ठीक है, साहब के घर से निकल जाते हैं। तो बाकी का बेटा हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है, देखो कुछ प्रश्न तो मैंने आपको बताए हैं एक एक नंबर के, बाकी के प्रश्न आप खुद बनाएंगे। ठीक है, एक एक नंबर के आपने प्रश्न अपनी फेयर नोटबुक में ही बनाकर लिखने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्थ।